हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए रागा का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। यह मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो हमारे साथ आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। दोस्तों, अगले एक सप्ताह में आप सभी के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी और अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है तो इस मॉक टेस्ट में आपका टारगेट मिनिमम 25 क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर आपने 25 क्वेश्चन सही कर लिए तो बिल्कुल आप इस एग्जाम में 4 कराओगे और आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सारे लोग आपका चाहे मार्क्स जितना भी आए आप जरूर कमेंट करके एक बार बता देना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों ये दोनों ई बुक आप पढ़ लो। इसे पढ़ने के बाद आपको आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए जीके जीएस के लिए कहीं से भी और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ई बुक को आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके परचेज कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। मैंने सारे लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रहेजा ने एक स्थान से चलना शुरू किया। वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला और तब दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर रुक गया। रहेजा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? मान लीजिए दोस्तों, यहाँ से एक व्यक्ति है रहेजा जिसने चलना प्रारंभ किया। सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में 3 किलोमीटर गया, इसके बाद अपने राइट की ओर मूव करके 4 किलोमीटर गया, फिर यहां से वापस पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला। वापस पश्चिम की ओर मतलब वापस इधर की ओर कितना चला? 2 किलोमीटर। और फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चल के रुक गया, यानी कि नीचे की ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला और फिर यहाँ पर अस्थायी रुक गया है। तो बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? प्रारंभ उसने यहाँ से किया था, जाकर रुका है यहाँ पर, यानी कि दोस्तों इधर का जो डायरेक्शन है ना वो है आपका ईस्ट डायरेक्शन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो रहेजा है वो अपने प्रारंभिक स्थल से पूर्व दिशा में जाकर अब रुक चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। दोस्तों, जब भी आपको ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले तो इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। यानी कि पहले आप यह डिसाइड कर लो कि आपके कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो इसमें मैच नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके जो नीचे वाले दोनों सर्कल है ना दोनों के दोनों डार्क हैं और आप इसमें देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको कोई भी ऐसा कोना नहीं दिखेगा जिसमें 2 डार्क हों। इसमें भी कहीं आपको कोई भी एक ऐसा कोना नहीं दिख रहा है जिसमें 2 डार्क हों और इसमें भी नहीं दिख रहा है। यानी कि दोस्तों आपका आंसर यहीं पर पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा? तो देखिए, दोनों डार्क यहाँ पर अवेलेबल है, एक डार्क एक नॉर्मल यहाँ पर जो दिया गया था सर्कल वो यहाँ पर अवेलेबल है, ये वाला डार्क सर्कल अवेलेबल है, फिर ऊपर में एक डार्क एक नॉर्मल वाला इसमें अवेलेबल है। सो गाइस, यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया था वो सारे के सारे पॉइंट इसमें मैच कर गए हैं। सो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं, इसकी संख्या बताइए। देखिए, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कैसे है यहाँ पर काउंट करना है। सबसे पहले तो ये जितने भी आपको छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं ना इसे काउंट कर लो, कितने हो गए? 4। फिर इसके बाद एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपका इटसेल्फ पूरा हो गया, इसे हम भी ऐड कर लेते हैं इसी में, तो हमारा पास यहाँ पर टोटल 5 हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने डॉट लगाया, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 8 ट्रायंगल यहाँ पर हो गए। अब इसके बाद क्या क्या होगा? एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल इधर से बनेगा और एक ट्रायंगल आपका नीचे से बनेगा। तो टोटल ट्रायंगल की संख्या यहाँ पर क्या हो गई? 8 5 13 और 13 + 3 16। फिर इसके अलावा दोस्तों एक ट्रायंगल और यहाँ पर बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा वो देखिए, 1 2 3 4 तो हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हमने निकाल लिया, 8 4 12। फिर इसके बाद इधर से 3 ट्रायंगल निकाल लिया, 12 3 15 और एक आपका बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया 16। यानी कि टोटल यहाँ पर दोस्तों 16 ट्रायंगल निहित हैं इस पूरे फिगर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन तीनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन कौन से डिजिट आने वाले हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इन रो को और इन कॉलम को देखेंगे कि यह कॉलम आपका रो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप 43, 48 एंड 41 इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 132। इसी प्रकार से 43, 42 एंड 47 को ऐड करोगे तो इधर भी आपको मिलेगा 132। दैट मीन्स कि दोस्तों जो हमारा सीरीज है ना, इसमें तीनों संख्याओं का सम 132 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या आएगा, तो ऐसे ऐड करके देखो, 42 और 44 दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 86। अब 132 में से 86 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा दोस्तों 46। तब यहाँ पर आपका सीरीज कितना हो जाएगा? 132। तो पहला नंबर तो हमें मिल गया 46। फिर इसके बाद ये वाला क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से इन तीनों को ऐड करो और जो आपका नंबर बचेगा यहाँ पर आपको लिख लेना है, तब 40 हो जाएगा। और फिर आपका इधर 2 नंबर पता है, तीसरा नंबर ऐड करके निकाल लेना 45। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इन सभी नंबर्स को लिखने के बाद चाहे आप ऐसे ऐड करो या फिर ऐसे ऐड करो, तीनों नंबर्स का जो सम है ना वो हमेशा से 132 ही आएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि जो ऊपर में वर्ड दिया गया है इसके अल्फाबेट को यूज करके नीचे में से कौन सा एक वर्ड नहीं बनाया जा सकता। आपको कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं करना है। तो देखिए, होटल्स बनेगा, स्मिथ बनेगा और पिस्टल बनेगा। थेसिस नहीं बनेगा क्योंकि थेसिस में 2 एस यूज किया गया है, लेकिन ऊपर जो हमारा वर्ड दिया गया है ना दोस्तों, उसमें केवल और केवल एक ही एस है और किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यहां पर आपको बताना है कि एक मिरर रख दिया गया है इस साइड में, तो मिरर के इधर फिगर कैसा बनेगा। देखिए दोस्तों, मिरर यहां पर रखा गया है ना, तो सबसे पहले हम ट्रेंगल का फिगर बनाते हैं। जो ट्रेंगल यहां पर बनेगा ना, उसका बैक साइड यहां पर फ्रंट में आ जाएगा इस प्रकार से, और इसके इधर सर्कल बन जाएगा। इसको आप इस प्रकार से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही दोस्तों, अगर वाटर इमेज बनाने के लिए आता है ना एग्जाम में, तो वाटर इमेज आपको नीचे ड्रॉ करना होता है, और जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको नीचे कर देना है। यानी कि अगर टी लिखा हुआ है और इसका आपको वाटर इमेज पता करना है तो आपको टी को इस प्रकार से लिख देना होगा। लेकिन वही दोस्तों, अगर एल लिखा हुआ है और इसके राइट साइड में आपको मिरर इमेज फाइंड करना है तो एल को इस प्रकार से कर देना। तो आशा करता हूं कि यहाँ पर आपको मिरर एंड वाटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब किसी भी प्रकार का फिगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 और 28 नंबर। इसमें आपको एक ऑड वन फाइंड करना है। नाइट्रोजन, प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल और ग्लूकोज। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण, ग्लूकोज और क्लोरोफिल तीनों के तीनों एक ही प्रोसेस से संबंधित हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस से। यहाँ पर जिसमें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है और क्लोरोफिल का मदद लिया जाता है। नाइट्रोजन का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं होता, इसलिए यह बाकी तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो आपका एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जबकि गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये तीनों के तीनों क्या हैं? तीनों के तीनों वेस्ट में या फिर आप साउथ वेस्ट में कह लो पड़ता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जिस प्रकार से गणित तर्क से संबंधित है, उसी प्रकार विज्ञान किससे संबंधित होगा। देखिए दोस्तों, जो गणित है ना, गणित को हम सॉल्व करते हैं तर्क का यूज करके। यानी कि यहाँ पर हम कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं और उस वैल्यू को अज्यूम करने के बाद मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो विज्ञान है, यानी कि जो साइंस है ना, इसे हम पढ़ते हैं तथ्यों के रूप में। यानी कि जब तक आपको प्रूफ नहीं मिल जाता, आप साइंटिफिकली इसे कंफर्म नहीं कर सकते हो। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। जिस प्रकार से पंखा संबंधित है पंख से, तो पहिया किससे संबंधित होगा। देखिए दोस्तों, पंखा में पंख लगे होते हैं तभी तो हवा देता है ना। उसी प्रकार से पहिए में अरे लगे होते हैं। अरे कहने का मतलब क्या है, मान लो ये चक्का है ना, आपने इसमें देखा होगा स्पोक्स लगे हुए होते हैं बहुत सारे, इसी स्पोक्स को अरे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको लुप्त पद का वैल्यू बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर सीरीज आगे बढ़ कैसे रही है। 16 है, 30 है, x है, 79 है और 114 है। 16 और 30 के बीच में दोस्तों 14 का डिफरेंस है। 79 और 114 के बीच में 35 का डिफरेंस है।
दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन यह है दोस्तों कि 14 और 35 दोनों के दोनों कितना है? 7 के मल्टीपल हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो सीरीज है ना वो कहीं ना कहीं 7 के मल्टीपल में ही आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर 14 है, हम इसमें 21 कर दें और इसमें 28 कर दें तो इसके बाद 35 आ जाएगा ना। और यह 14, 21, 28, 35 कैसे आया? तो यह 7 का मल्टीपल के रूप में आ गया है। 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4 और 7 × 5। तो यहाँ पर 16 + 14 30, 30 और 21 हो जाएगा 51, 51 और 28 क्या हो जाएगा? 79। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 51। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर आप देखोगे अगला टर्म 32 नंबर, तो 32 नंबर में देखिए सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। जेड में से 2 माइनस करने पर एक्स मिलेगा, एक्स में से 2 माइनस करने पर वी, वी में से 2 माइनस करो तो टी, इसमें से 2 माइनस तो आर। अब आर में से 2 माइनस करने पर क्या मिलेगा? आर में से 2 माइनस करने पर पी मिलेगा, और पी में से वापस 2 माइनस करोगे तो आपको एन मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। यदि यह जो संख्या आपको दिख रही है ना पूर्ण वर्ग है तो x पर अंक क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना, एक एक ऑप्शन आपको यहाँ पर पुट करके देखना होगा। जो ऑप्शन पुट करने के बाद पूरा का पूरा नंबर क्या है? डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये आपका पूरा स्क्वायर बन चुका है। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करके देखना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में, यानी कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 3 घंटे में दूरी की तय करती है, और प्रतिकूल प्रवाह में यानी कि जब अप स्ट्रीम जा रही है तो वही दूरी 3 घंटे 3 आधे घंटे में पूरी करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो स्थिर जल प्रवाह में बोट की गति क्या होगी? यानी कि जो स्टैटिक जल है, शांत जल है, उसमें बोट का स्पीड क्या होगा? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछे आते रहे हैं। मैं इसका एक बहुत ही सिंपल एंड शानदार सा फॉर्मूला आज आपको बता देता हूं। जब भी दोस्तों आपका डिस्टेंस सेम हो और वो दूरी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में कवर की जा रही हो, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्व करने का फॉर्मूला है दोस्तों, शांत जल में बोट की गति डिवाइडेड बाई पानी की गति इक्वल टू समय का योग और समय का डिफरेंस। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो स्टैटिक जल है उसमें बोट की गति x किलोमीटर है, तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। फिर नीचे में आपको लिखना है पानी की गति, तो हमने यहाँ पर 1.5 लिख दिया, इक्वल टू सम ऑफ स्पीड्स। करने का मतलब क्या है? 3 + 3.1/2 को आप कैसे लिखोगे? इसे आप लिख सकते हो 7/2 के रूप में, डिवाइडेड बाई 3 - 7/2। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद हो जाएगा x/1.5 इक्वल टू, इस साइड में हो जाएगा दोस्तों आपका 13 काट छाट के। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो 13 में 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 19.5 किलोमीटर पर आवर x का वैल्यू। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, तो अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? मान लो कि मोहन ने एक जो बैग खरीदा है ना 20% की छूट पे, तो उस बैग का मार्केट प्राइस था 100 रुपये। अब अगर इसको 20% छूट पर बेचा गया, यानी कि 80 रुपये में बेचा होगा, 80 रुपये में ही बेचा होगा ना। और कहा यह जा रहा है कि मोहन ने वो बैग 80 में खरीदने के बाद 140% लाभ पर बेच दिया। 40% लाभ करने का मतलब क्या है कि जो उसका 100% पहले से दाम था उसमें 40% का और इसमें इंक्रीजमेंट हो गया, तो 140 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। कैंसिल करोगे तो 14 × 8 क्या हो जाएगा? 14 में 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा 112। यानी कि दोस्तों अब उसने जो 40% लाभ पर इसे बेचा वो बेचा है 112 में। आपको बताना है कि इसके अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अंकित मूल्य था दोस्तों 100 रुपया, बेचा हमने 112 में, लाभ प्रतिशत हो रहा है 12% का। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहले भी आपको बहुत बार करवा रखा है। देखिए 25 कुर्सी का कॉस्ट प्राइस जो है ना वो बराबर है 30 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ पर हम रेशियो लिख सकते हैं क्या? रेशियो कैसे लिखेंगे? सीपी तो इधर ऑलरेडी है, अगर हम एसपी को भी इधर ले आएँ तो नीचे आ जाएगा।
इधर 30 ऑलरेडी था मेरे पास, ये जो 25 है वो हमारा इधर आ जाएगा। अब आप बताओ सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, 30 और 25, यानी कि 30 में हमने ऑब्जेक्ट खरीदा, 25 में बेच रहे हैं। हानि हो रहा है 5 रुपये का, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करना है कितने से, कॉस्ट प्राइस से, तो 30 हमने नीचे लिख दिया। 5 से 30 कटेगा 6 बार में, 6 और 100 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद यह आएगा दोस्तों 16.2/3%, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद वाला दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस क्वेश्चन को आप सभी को खुद से सॉल्व करना है अभी इस मॉक टेस्ट के समाप्त होने के जस्ट बाद। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं सॉल्व होता है फिर आप मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। कुछ दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 150 कामगार लगाए गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए, 4 और कामगार तीसरे दिन चले गए, इसी प्रकार आगे भी जाते रहे। अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे, तो बताइए कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ होगा। जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और शाम तक आपको इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्माथान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा है। यदि अभी उसके पास 12,804 रुपये हैं तो उसकी आय कितनी है। दोस्तों देखिए, 3% धर्म में दान कर दिया, 12% जो भी बच गया था ना उसका कहाँ कर दिया, बैंक में जमा। फिर भी उसके पास 12,804 रुपये है, तो बताना था कि उसके पास टोटल इनकम कितनी हो रही है। देखिए 12,804 रुपये है ना, इसमें से हमने किसे निकाल देता हूँ, हमने निकाल दिया 12% बैंक वाला का, तो फिर इसके बाद निकाल दिया हमने 3% दान वाला का। इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करने का जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो इनकम है दोस्तों वो आएगा 15,000 का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक्चुअली में दोस्तों कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी लंबे हो जाते हैं और मोबाइल में स्क्रीन काफ़ी छोटा है, इस वजह से मैं सॉल्यूशन नहीं करवा पाता। कल से कोशिश करूंगा कि जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ वो लैपटॉप से करवाऊँ, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एंड एनालिसिस वे में सॉल्यूशन दिया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 39 नंबर। यह क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी एयरफोर्स में पूछा जा चुका है, इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में 100% आने वाला है, तो आप सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 8 संख्याओं का औसत 21 है ना, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इकाई 8, 8 दूना 16, 168 इसका राइट आंसर हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब भी किसी संख्या का औसत दे दिया जाए और किसी एक खास संख्या से उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, हर एक नंबर में, तो आपको सीधे सीधे एवरेज में उस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें पहले से पता था कि 21 इसका औसत है, 8 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट हमने औसत में ही 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया 168। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। एक सीडी का अंकित मूल्य 250 रुपये है, यह 225 रुपये में बेच दी जाती है, तो छूट की दर कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 250 रुपये मार्केट प्राइस है, 225 में बेचा जा रहा है, यानी कि छूट दिया गया 25 का इंटू 100, और छूट मिला किस पे, तो यह मिला आपके 250 रुपये भी। 25 से 250 कटेगा 10 बार में, 10 से 100 कटेगा 10 बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन से हैं। यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स पूछा चुका है। सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह हैं दोस्तों, यह है आपका बुध ग्रह। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने किस वर्ष में की थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों आर.डी. बनर्जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों यह जो हीराकुंड बांध है यह बनाया गया महानदी पर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। दोस्तों यह जो अमजद अली खान है यह बजाते हैं सरोद को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। किस राज्य में संथालों की जनसंख्या सबसे अधिक है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जो झारखंड है ना, वह एक संथाल जनजाति बहुल्य इलाका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन में राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बाकी के सारे गलत हैं। जो बोकारो है ना दोस्तों, ये आपके झारखंड में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों में संभावित अंतर किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। यानी कि आपसे यह पूछा गया है ना कि जो दो सिरे होते हैं विद्युत चालन के दौरान, उसमें वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे आप किससे मापते हो। सो गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है वोल्टमीटर का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एमोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों ऊंचाई को मापने के लिए, और थर्मामीटर का यूज किया जाता है टेम्परेचर को मापने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, इनमें से कौन मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है। मानव उत्पत्ति तंत्र यानी कि मनुष्य के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना, आपको बताना है उनमें से कौन सा एक पार्ट है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बच्चेदानी। यह आपका क्या हो गया, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बाकी इसके अलावा बाकी के सारे पार्ट जो है ना वो आपके किसी और सिस्टम के हिस्सा हैं। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, छत्रक क्या है। एक्चुअली यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, इसलिए आप सभी को नहीं पता चल पा रहा होगा। छत्रक दोस्तों आपका एक एल्गी का टाइप होता है, जिसे आप हिंदी में कवक कहते हो। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, एक कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है। आप सभी लोगों ने 9th क्लास और 11th क्लास में ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल कूलम्ब जो होता है ना, यहाँ पर एक कूलम्ब में टोटल चार्ज होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, इसी के साथ आज आपका रागा का मॉक टेस्ट समाप्त हो गया। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए ई बुक परचेज करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर 9430042848 मैसेज कर देना। यहीं पर मैं आप सभी के साथ ये दोनों ई बुक शेयर कर दूंगा। सो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।